हेलो दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जीव विज्ञान शिक्षण को, यानी टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस या फिर पैडागोगी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस को कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो पूरी क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा। जो बच्चे अपने सेकेंड सेमेस्टर में बायोलॉजिकल साइंस पैडागोगी को चूज किए हैं, तो वो बच्चे पूरी क्लास को अच्छे से देखेगा। सारे पॉइंट को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। एक तरीके से आपके जितने भी कंफ्यूजन होंगे इस क्लास के बाद सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। ये क्लास वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो गई, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी हो गई, या फिर कोई अन्य यूनिवर्सिटी से भी आप बीएड कर रहे हो और आपके सिलेबस का पार्ट जो विज्ञान शिक्षण है, तो पूरी क्लास को अच्छे से देखो और आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये क्लास देखने के बाद मैं छोटी सी रिकमेंड करना चाहूंगा, छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप लोग कि द परफेक्ट स्टडी के प्लेलिस्ट में आप सभी बच्चे जाइएगा और जितनी क्लास उसमें जीव विज्ञान शिक्षक की जो प्लेलिस्ट बनी उसमें जितनी क्लास मिलेंगी, जैसे आपको सबसे पहले टीचिंग मेथड की क्लास मिलेगी, उसके बाद आपको माइक्रो टीचिंग की क्लास मिलेगी, उसके बाद माइक्रो टीचिंग की क्लास मिलेगी, उसके बाद आपको लेसन प्लान की क्लासेस मिल जाएंगी, उसके बाद ऑडियो विजुअल मटेरियल की क्लास मिल जाएगी। तो उन सब क्लासेस को एक बार अच्छे से कवर कर लीजिएगा। टीचिंग मेथड में कम से कम 4 क्लासेस मिलेंगी, तो उन सब क्लासेस को कवर कर लीजिएगा। उसके बाद ये क्लास देख लीजिए और आपका टोटल जो जीव विज्ञान शिक्षण है वो कवर हो जाएगा। तो इसको लेके बिल्कुल भी परेशान मत होना। ठीक है, चलिए। कम समय में हम लोग ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को कवर भी करा दिए हैं और एक तरीके से ये क्लास अगर मैं पढ़ा दे रहा हूँ तो मुझे भी एक तरीके से संतुष्टि मिल जाएगी कि हाँ, मैंने पूरा सिलेबस कवर करा दिया है। ठीक है, चलिए। इसको अच्छे से देखिए और समझिए। उसके पहले जीव विज्ञान को तो हम लोग शुरू करते हैं। उसके पहले मैं थोड़ा सा जीव विज्ञान के बारे में आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा। आप लोग उसका आंसर मेरे भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, जितने बच्चे यहाँ पे जुड़े। सबसे पहले तो ये मैं थोड़ा सा जीव विज्ञान के बारे में बताना चाहूंगा। जो आपकी बायोलॉजी है इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बस कुछ जानना नहीं है, बस थ्योरी थ्योरी है, उसको तो हम लोग पढ़ ही लेंगे। देखो, जो बायोलॉजी है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बनी। हम ये जो बच्चे बीएससी करके आए उनको ये तो पता ही होगा। 3 साल अगर बीएससी में पढ़े हो, एक तो होता है बायो और एक होता है लॉजी। लॉजी को हम लोगस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये लोगस भी कह सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है मेरे भाई? एक तरीके से हम कह सकते हैं स्टडी। इसका अर्थ होता है स्टडी। और ये बायो का अर्थ होता है, हम कह सकते हैं लाइफ। क्या? लाइफ, यानी हिंदी में जीवन। हिंदी में क्या कह सकते हैं? तो जीवन कह सकते हैं सर। जीवन इसका अर्थ होता है। और स्टडी का अध्ययन क्या अर्थ क्या होता है सर जी? तो ये कह सकते हैं बच्चे अध्ययन। तो स्टडी का अर्थ होता है अध्ययन और जो लाइफ, जो बायो, उसका अर्थ जीवन। तब इसकी पूरी डिफिनेशन बन गई। पूरी डिफिनेशन हम क्या कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, यानी साइंस की वह शाखा, वह ब्रांच, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवित प्राणियों का अध्ययन करते हैं, उसे ही जीव विज्ञान कहते हैं। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी डिफिनेशन है। अगर एग्जाम में पूछ दिया भैया जीव विज्ञान से आप क्या समझते हैं, तो लिख के आ जाइएगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का, जीवित प्राणियों का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम लोग बायोलॉजी, उसे ही हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। बस इतना इसके बारे में जानते रहेगा। अच्छा, इसके जो आपके बायो होते हैं, अभी मैं थोड़ा सा इसको इरेज करूं फिर आगे बताता हूं। जो आपकी बायोलॉजी है इसके मुख्यतः 2 पार्ट होते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए तब तक। जो बायो है इसके मुख्यतः 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? कमेंट सेक्शन में आप सभी बच्चे कमेंट करिएगा, जितने बच्चे जुड़े हैं। तो बायो के देखो, इसको मुख्यतः बायोलॉजी के 2 पार्ट होते हैं। एक तो मेरे भाई होता है आपका जूलॉजी, एक होता है जूलॉजी और एक होता है बॉटनी। एक होता है बॉटनी, एक होता है आपका बॉटनी। बॉटनी को हम कह सकते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या कह सकते हैं? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। और इसको क्या कह सकते हैं हम? जंतु विज्ञान या फिर प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान। अच्छा, ये बताओ जो मानव है वो क्या है? मानव भी हम कहते हैं सोशल एनिमल ही होता है। तो ये प्राणी विज्ञान हो गया। ठीक है। अच्छा, जूलॉजी के हम पिता माँ कौन किसे कह सकते हैं? तो हम अरस्तु को ही कह सकते हैं। किसको, किसे कह सकते हैं? अरस्तु को ही कह सकते हैं। तो ये अरस्तु ही हो जाएंगे। और इसके थियोफ्रेस्टस कौन? थियोफ्रेस्टस हो जाएंगे। इसको इसको थियोफ्रेस्टस हो जाएंगे। इसकी कौन हो जाएंगे? थियोफ्रेस्टस। तो वनस्पति के मेरे भाई एक तरीके से जनक पिता कौन कह सकते हैं? थियोफ्रेस्टस को। और जो आपका बॉटनी है ये थियोफ्रेस्टस हो जाएंगे। और जो जूलॉजी है इसके पिता अरस्तु। तो इतना इसके बारे में कॉमन नॉलेज है, जानते रहना। अगर पूछे जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो हम कह सकते हैं अरस्तु को ही कहते हैं। सर्वप्रथम इन्होंने इसका वर्गीकरण करके जंतुओं के बारे में बताया था। तो मेरे भाई इतना इसके बारे में जानते रहेगा। अब मैं आपसे कुछ प्यारे प्यारे 2-3 तो क्वेश्चन करना चाहूंगा, उसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में करिए। ठीक है, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं आपसे पूछना का प्रयास कर रहा हूँ। जो मानव होता है, जो मनुष्य होता है, में पाचन क्रिया सबसे पहले कहाँ प्रारंभ होती है? जो मनुष्य होता है, जो मनुष्य होता है, मनुष्य में पाचन क्रिया, पाचन क्रिया जो होती है कहाँ प्रारंभ होती है? कहाँ प्रारंभ होती है? चलो बताओ कहाँ प्रारंभ होती है? कहाँ प्रारंभ होती है?
तो भैया मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है। चलिए मैं आपको दे देता हूँ, आपको मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ, मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। ऑप्शन चलो ये आपका मान लो है कि छोटी आंत, ऑप्शन आपका है छोटी आंत, ऑप्शन आपका है बड़ी आंत। सबसे पहले यहाँ पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा सबसे ज्यादा कहाँ, सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हो रहा है। उसके बाद बड़ी आंत हो गई, उसके बाद आपका हो गया मुंह। ठीक है, चलिए कमेंट सेक्शन में कुछ बच्चों के कमेंट भी आए हैं, ठीक है, जिनके भी कमेंट आए बहुत अच्छी बात है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारे मुख से। पाचन क्रिया का सबसे पहले प्रारंभ होता है हमारे मुख से। जो भी हम भोजन वगैरह खाते हैं उसको छोटे 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 भागों में कहा मुख में ही तो बांटते हैं, अपने दांत के माध्यम से उन्हें तोड़ते हैं, ठीक है। तो ये मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपसे मैं पूछने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो मेरे भाई ये इसी से डाइजेशन से रिलेटेड ही है कि मानव शरीर का पाचन अधिकांश किस भाग में संपन्न होता है। जो हम भोजन वगैरह करते हैं सबसे ज्यादा किस भाग में वो मेरे भाई तरीके से संपन्न होता है, सबसे ज्यादा किस भाग में वो एक तरीके से पचता है, हम कह सकते हैं सिंपल से लैंग्वेज में कि हमारे शरीर के किस पार्ट में, बॉडी पार्ट में सबसे ज्यादा पाचन क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, चलिए ये तीनों ऑप्शन ही है, छोटी आंत, बड़ी आंत और इसका मुख। ठीक है, इसके बारे में कमेंट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो मानव होता है उसमें सब उसके किस बॉडी पार्ट में सबसे ज्यादा पाचन की क्रिया संपन्न होती है, तो इसका सही उत्तर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी छोटी आंत में। ठीक है, इतना बस इस सब्जेक्ट से आप रिलेट कर पा रहे हो तो मुझे उम्मीद है आप अच्छा करके आओगे अपने एग्जाम में। ठीक है, चलिए इस क्लासेस को देखने के बाद आप टीचिंग मेथड और उसके बाद माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान और जो भी ऑडियो विजुअल मटेरियल है उस सबको जरूर देखिएगा, सहायक सामग्रियों का। अब आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। बस अब थोड़ी थोड़ी चीजों को जानना है। सबसे पहले डिफिनेशन तो मैं बता ही दिया, एक बार और जान लीजिए। जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जो जीवित प्राणियों का, जो लिविंग है उनका, और जो वनस्पति और के द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन करते हैं उसे ही हम लोग कह सकते हैं मेरे भाई बायोलॉजी। उसे हम क्या कह सकते हैं? बायोलॉजी। इतना जो लिविंग का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उन्हें ही हम कह सकते हैं बायोलॉजी। ठीक है, चलो जो विज्ञान बहुत ही पुराना और बहुत ही विस्तृत विज्ञान है। आज के समय में इसके बहुत से उप विषय हो चुके हैं, सब सब्जेक्ट हो चुके हैं, जैसे टेक्सोनॉमी हो गया, वो एनाटॉमी हो गया, उसके बाद फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, पैथोलॉजी, स्पेस बायोलॉजी, रेडिएशन बायोलॉजी, इसके कई तरह मेरे भाई सब सब्जेक्ट हो चुके हैं। तो इतना इसके बारे में जानते रहेगा कि जीव विज्ञान जो होता है इसके कई तरह के मेरे भाई सब सब्जेक्ट भी होते हैं। टेक्सोनॉमी अगर एग्जांपल पूछ दे तो एग्जाम में, तो एग्जांपल देके आप लिख भी दीजिएगा जितने भी यहाँ पे एग्जांपल इसके बताए गए हैं। अब बात इंपॉर्टेंट आ जाती है जहां से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं कि विज्ञान की शिक्षा भारत में विकास, यानी जो भारत में विज्ञान का कब विकास हुआ, विज्ञान की शिक्षा का विकास कैसे हुआ, ये थोड़ा सा जानते रहिएगा। देखो ये बायो में भी पूछता है और ये फिजिकल साइंस में भी पूछता है, तो इतना अगर कॉमन सेंस लगा के समझिएगा इन सब चीजों को। अगर पूछ दे कि भारत में विज्ञान के विकास के बारे में वर्णन करिए, तो अगर यानी कि आपके सिर्फ कि आपके बायो के बारे में पूछा, नहीं, आप ये फिजिकल साइंस में भी ये पॉइंटें लिख सकते हो, कुछ पॉइंटें बिल्कुल कॉमन होती हैं। तो स्वतंत्रता के पश्चात विज्ञान की शिक्षा भारत में विकास को हम लोग कवर करेंगे, यानी जो हमको फ्रीडम मिली, जब स्वतंत्रता मिली उसके बाद भारत में विज्ञान शिक्षा का विकास कैसे कैसे हुआ, उन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारे देश में विज्ञान की उन्नति और शिक्षा के विकास की ओर ध्यान दिया गया। यानी जब भी हमें स्वतंत्रता मिली उसके बाद ही कि मेरे भाई हमें साइंस, ये जरूरत समझी गई कि साइंस के विकास पे ध्यान दिया जाना बहुत ही आवश्यक है। इस दिशा में इंग्लैंड का अनुकरण ही मुख्य ध्येय रहा, यानी जो इंग्लैंड में जिस तरीके से साइंस का विकास हुआ उसी को हम अपना एक लक्ष्य मान के उसी के तरीके से अपनी प्रगति किए। लेकिन इसकी मेरे भाई एक तरीके से कहते हैं विकास बहुत धीमी गति से हुआ। तो स्वतंत्रता के पश्चात तो विकास हुआ लेकिन बहुत धीरे गति से हुआ। जब 1953 में प्रकाशित सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार हाई स्कूल व उच्चतर कक्षाओं में सामान्य विज्ञान को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ने की संस्तुति की गई। एक तरीके से ये सुझाव दिया गया कि जो हमारा हाई स्कूल है, जो उच्चतर कक्षाओं है, उसमें सामान्य विज्ञान को, एक तरीके जनरल साइंस को तो पढ़ाना एक तरीके से मेरे भाई इंपॉर्टेंट कर दिया जाना चाहिए। कब? 1953 में। ये विकास के बारे में इतना डेट इसको याद करके रखिएगा कि मेरे भाई जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रदर्शित की उसमें ये बताया कि जो हमारा मेट्रिकुलेशन है, जो हमारा हाई स्कूल, जो उच्चतर कक्षाएं हैं, उसमें सामान्य विज्ञान को, जनरल साइंस को तो अनिवार्य रूप से पढ़ाना ही चाहिए। ठीक है, इतना इसके विकास के बारे में जानते रहिएगा। इसके पश्चात समय समय पर विज्ञान की शिक्षा पर विचार करने
उसके स्वरूप को निर्धारित करने और विद्यालयों में उनकी शिक्षा देने संबंधी कई कमेटियां, जैसे कोठारी हो गई, उसके बाद मुलाजियर आयोग हो गए, जितनी भी कमेटियां और कमीशनों का निर्माण हुआ, जिन्होंने अपनी अपनी आख्याएं एक तरीके से अपने अपने सुझाव प्रस्तुत किए, और उन्हीं को सुझावों को मानते हुए मेरे भाई हम अपने अपने जो भी विज्ञान के स्वरूप है उसमें चेंजेस लाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है इसमें, कोठारी कमीशन के रिपोर्ट के अनुसार हमारे साइंस में मेरे भाई क्या और कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, क्यों अनिवार्य किया जाना चाहिए, ये चीजें को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं बता दूं, देखिए भारत में हम लोग पढ़ रहे हैं कि विज्ञान शिक्षा का विकास भारत में कैसे हुआ। तो सबसे पहले ये तो हम जानेंगे कि जो आपका मेरे भाई स्वतंत्रता के बाद 1953 में एक रिपोर्ट प्रदर्शित की गई सेकेंडरी एजुकेशन कमेटी, उसमें ये बताया गया कि जो हाई स्कूल है, जो आपका हाई स्कूल है और जो उच्चतर कक्षा है, उसमें तो आपको साइंस पढ़ाना अनिवार्य कर देना चाहिए। उसके बाद इसमें कुछ सुझाव दिए कि कैसे क्या पढ़ाना चाहिए, वो कोठारी कमीशन जी ने बताया, जो दौलत राम कोठारी कमीशन है वो इसके बारे में बताया। कुछ पॉइंट वाइज करके मैं आपको यहाँ पे लिखा हूँ, वो सारी पॉइंट को आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। सबसे फर्स्ट, कक्षा 10 तक विज्ञान और गणित की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए। देखो साइंस के विकास में ये बताया कि दौलत कोठारी राम साहब, इनकी कमेटी बताई कि कक्षा 10 तक विज्ञान, साइंस और मैथ एकदम इन दोनों को अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए, इनको बच्चों को पढ़ाया जाना ही चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फर्स्ट पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट देखो, प्रारंभिक कक्षाओं में विज्ञान की शिक्षा बालकों को के पर्यावरण से संबंधित होनी चाहिए। यानी देखो जब हम लोग इन्वायरमेंट पढ़े थे, आई थिंक मैं इसको पढ़ा चुका हूँ किसी एक सब्जेक्ट में, तो ये आपको बताया था ना, जब शुरू शुरू में बालकों को साइंस पढ़ाओ ना, तो उसमें उनको रिलेट करते हुए, उनको इन्वायरमेंट से रिलेट करते हुए पढ़ाओ कि उनके मेरे भाई जो भी उनके चारों ओर जो भी उनके इन्वायरमेंट है उससे रिलेट करते हुए बच्चों को साइंस पढ़ाओ, तो उनकी रुचि उत्पन्न हो जाएगी। तो प्रारंभिक कक्षाओं में, प्राइमरी वगैरह में मेरे भाई निम्न निम्न माध्यमिक स्तर पर हमें पर्यावरण से जोड़ के पढ़ाना चाहिए हमारे साइंस को। तो ये कहते हैं आपके प्यारे दौलत राम कोठारी साहब, उनकी कमेटी। ठीक है, चलिए उसके बाद प्राइमरी की उच्च कक्षाओं में ज्ञान प्राप्ति और तर्क संगत चिंतन पर विशेष बल देना चाहिए। यानी छोटे कक्षाएं ही हैं, छोटी छोटी कक्षाएं, उसी समय बालकों को मेरे भाई थोड़ा बहुत प्रयोग करके कुछ न कुछ सिखाने का प्रयास करो। ऐसा कोई उनको, ऐसा उन्हें कोई टॉपिक दो, ऐसा कोई प्रसंग दो उन्हें, ताकि वो स्वयं कोई कुछ ना कुछ चिंतन कर सके, कुछ ना कुछ मेरे भाई वो थिंकिंग कर सके इसके बारे में। ये बताते हैं हमारे दौलत राम कोठारी साहब साइंस के विकास में किस तरीके से साइंस को पढ़ाना चाहिए। कि प्राइमरी कक्षाओं के लिए विज्ञान कक्ष एवं विज्ञान की प्रयोगशाला की सुविधा प्रदान की जाए, ताकि बच्चे कुछ ना कुछ प्रयोग करके सीख सकें। और अभी तक तो मेरे भाई फिलहाल ये कंडीशन है कि जितनी भी साइंस की क्लास है गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह में, वहां पे कुछ भी लैब वगैरह तो सुविधापूर्ण है ही नहीं, तो इसको भी सुधार करने की आवश्यकता है, कोठारी कमीशन जी ये बताते हैं। उसके बाद अगले पॉइंट को भी समझ लीजिए, निम्न निम्न प्राइमरी स्तर पर विज्ञान शिक्षण बौद्धिक नियंत्रण के उद्देश्य से दिया जाना चाहिए। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान के नवीन संप्रत्यय, यानी जो नए कॉन्सेप्ट होते हैं उन पर बल दिया जाए, और प्रयोगात्मक कार्य शिक्षा दी जाए। बच्चों को कुछ न कुछ कार्य करके सिखाओ। जब बच्चे देखो निम्न प्राइमरी स्तर आ जाएगा ना, तो यहाँ पे हम तो व्याख्यान तो बच्चों को देंगे नहीं, हम व्याख्यान तो बच्चों को देंगे नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा हम प्रयोग करके ही सिखाने का प्रयास करेंगे, ताकि बच्चे अपनी रुचि ले सकें, बच्चे अपनी रुचि, अपने इंटरेस्ट ले सकें, बच्चे अपने इंटरेस्ट ले सकें और ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख सकें। तो जो प्राइमरी स्तर हो गया मेरे भाई, उसमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्रयोगात्मक कार्य दिए जाने चाहिए, ताकि वो सीख सके विज्ञान से रिलेटेड कुछ नई चीजों को। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा अगले पॉइंट को समझ लीजिए। ये कोठारी कमीशन जो सुझाव दिए साइंस के बारे में कि क्या क्या पढ़ाया जाना चाहिए, किस तरीके से, इन सब पॉइंटों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 6 पॉइंट है, कुछ विद्यालयों में प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उच्च स्तरीय विज्ञान विषयों की शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए। ये अगर अध्यापक को लग गया कि मेरे भाई ये बालक एक तरीके से प्रतिभाशाली है, तो उनके विशेष रूप से उनको सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए, ताकि वो साइंस में और आगे जा सके। ये आपके दौलत कोठारी कमीशन साहब ये बताते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलिए उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान को कृषि से जो ग्रामीण क्षेत्र, जो हमारे विलेज है, उसमें हमारे साइंस को कृषि से जोड़ दिया जाना चाहिए। उसके बाद जो नगरीय क्षेत्र है उसमें प्रौद्योगिकी से जोड़ देना चाहिए, एक तरीके से रोजगार परक से जोड़ देना चाहिए। ये कहने का साफ साफ मतलब है, जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है उसमें साइंस को कृषि से जोड़ दो, और जो नगरीय क्षेत्र है उसमें प्रौद्योगिकी से जोड़ के बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करो, ताकि वो और अच्छे से सीख पाए। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला, विज्ञान शिक्षण नवीन विधियों से किया जाना चाहिए और अन्वेषण प्रवृत्ति का विकास किया जाना है। अन्वेषण को ही ह्यूरिस्टिक कहते हैं, इसे ही मेरे भाई खोज विधि कहते हैं। तो जो आपका साइंस है वो तो कहते हैं कि साइंस में अगर आप अच्छे बनना चाहते हो, तो कोई ना कोई चीज का प्रयोग करो, कोई ना चीज की खोज का प्रयोग करो, कोई ना कोई चीजें खोज करो, अन्वेषण करो। तो इस तरीके से बच्चों को पढ़ाओ, ताकि वो कोई ना कोई चीजें खुद से खोज सके, खुद से कोई ना कोई मेरे भाई चीजों का आविष्कार कर सके। तो ये आपके दौलत राम कोठारी कमीशन इसके बारे में बताते हैं। उसके बाद विज्ञान शिक्षण के साथ संस्कृत, आध्यात्मिक, नैतिक परंपराओं का तालमेल रखा जाए, उनकी उपेक्षा न की जाए। जब आप साइंस पढ़ा रहे हो बच्चों को,
तो उसमें उनके कल्चर को भी बताओ, उसमें आध्यात्मिक उसको किस तरीके सबका सम्मान वगैरह किया जाए, नैतिक परंपराओं का भी तालमेल रखा जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप साइंस पढ़ाया जा रहे हो उसके अंदर मोरल डेवलपमेंट हुआ नहीं है, उसके अंदर मोरल डेवलपमेंट हुआ नहीं है, तो ऐसी ऐसी बात गलत हो जाएगी। तो सबका एक तरीके से मेरे भाई सर्वांगीण विकास करना भी इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगले पॉइंट को थोड़ा देख लो। विश्वविद्यालय स्तर पर अन्वेषण हेतु विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। अन्वेषण मतलब होता है खोज, अन्वेषण होता है खोज, इसे ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं। तो विश्वविद्यालय स्तर पर जो भी यूनिवर्सिटी स्तर पर बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए ना मेरे भाई कि उसमें कोई ना कोई बालक खोज करके कोई ना कोई क्रियाकलाप कर सके, कोई कुछ ना कुछ नए आविष्कार कर सके। तो जो भी यूनिवर्सिटी स्तर होते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल होते हैं, विश्वविद्यालय स्तर होते हैं, उस पे अन्वेषण शिक्षण पर बहुत विशेष बल दिया जाना चाहिए। और अन्वेषण शिक्षण को बिल्कुल मैं बेसिक से पढ़ाया हूँ टीचिंग मेथड पे, तो वहां से जाके इसको भी कवर कर लेना। इसमें बालक कुछ ना कुछ खोज करता है। ठीक है, चलिए अब इसके सुझावों के बारे में हम लोग जान गए। एक तरीके से अगर ये कोठारी कमीशन अगर एग्जाम में ना भी लिखते हो तो कोई ऐसा नहीं कि आपको पूरा नंबर कट जाएगा, नहीं। अगर आपको ये पूछे भैया कि विज्ञान के शिक्षण के कुछ उद्देश्य बताओ, तो ये भी आप लोग लिख सकते हो। जितनी भी 10 पॉइंटें बताएं, इन पॉइंटों को लिख सकते हो। अब पूछे कोठारी कमीशन के अनुसार, तो इन सब पॉइंटों को तो आप लिख सकते हैं, पूरे पूरे नंबर मिलते ही हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा पाठ्यक्रम में जीव विज्ञान का स्थान क्या है इसको समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी जो हमारा करिकुलम है, जीव विज्ञान का स्थान क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों उसकी आवश्यकता पड़ती है, तो थोड़ा सा इसे भी समझते रहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। देखो, जो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख लक्ष्य क्या होता है, तो बुद्धि का विकास करना, एक उचित मानव का विकास करना, समाज में अच्छे तरीके से रहना। और ये बताओ उचित बुद्धि का विकास कैसे हो सकता है, तो जीव विज्ञान भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करता, आप नीचे समझ लीजिए। जीव विज्ञान शिक्षा एक ओर तो निरीक्षण, परीक्षण, चिंतन, अन्वेषण की प्रकृति को प्रोत्साहित करती है, और दूसरी ओर जीव जगत और वनस्पति जगत के सहचार में मानवता व सुसंगत स्थिति का आभास कराती है। देखो, अगर आप किसी चीज के बारे में परीक्षण कर रहे हो, अपनी डेली लाइफ को थोड़ा सा और आसान बनाना चाहते हो, तो जीव विज्ञान इंपॉर्टेंट है। जैसे हम तरह तरह के पहले के जमाने में क्या होता, तरह तरह के रोग हो जाते थे, उनके कारण बस सबकी मृत्यु हो जाती थी और हमें पता भी नहीं चलता था कि रोग क्यों हो रहा है। लेकिन अब पता चल गया कि भैया ये बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, ये तरह तरह के जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं, उनके उनके कारण ये रोग उत्पन्न होते हैं। और ये जितने भी मेरे भाई वायरस वगैरह फैलते हैं, इन सब के बारे में हम जान गए। तो क्या हो रहा है, एक तरीके से अपने जीवन को हम और बेहतर बना पा रहे हैं ना, अपने बुद्धि का विकास कर पा रहे हैं ना। तो ये मेरे भाई जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और ये क्या करते हैं, एक तरीके से खोज और परीक्षण और चिंतन पर तो जोर देते हैं जीव विज्ञान, उसके साथ साथ जो आपके वनस्पति है, जो आपके जीव हैं, जो आपके जीव जगत है और जो मानव है, उनमें एक तरीके से संबंध स्थापित करते हैं। अभी आप गाय, आप जितने भी जानवर वगैरह हैं, उनके बॉडी पार्ट के बारे में जाने, उनके बारे में जाने कि वो भी हमारी तरह से फंक्शन करते हैं, हमारी तरफ से जीवन लाइन व्यतीत करते हैं। तो उनके रूप से आप भावनात्मक रूप से जुड़ गए कि नहीं, कहोगे सर जी जुड़ गए, तो उनकी आप भी रक्षा करोगे। तो ये भी जीव विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य होता है, एक तरीके से पाठ्यक्रम में पढ़ाने का इंपॉर्टेंट रोल ये हो जाता है। ठीक है, चलिए इन्हीं कारणों से जीव विज्ञान प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में उच्च कक्षाओं में वैकल्पिक रूप से पढ़ाया जाता है। वैकल्पिक कहने का मतलब उच्च कक्षाओं में आप पढ़ भी सकते हो आप इच्छा अनुसार, लेकिन जो प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर है उसमें जीव विज्ञान एक तरीके से अच्छे से पढ़ाओ, उन बच्चों को बताओ कि भैया प्लांट्स के बारे में क्या उनके यूजेज है, क्या उनके मेरिट है, क्या उनको हम कैसे डेली लाइफ में यूज करते हैं, एनिमल के क्या फायदे हैं, एक तरीके सारी चीजों को बच्चों को बताओ। तो प्रारंभिक स्तर और माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान इंपॉर्टेंट हो जाता है। उच्च कक्षाओं में से हम वैकल्पिक रूप में पढ़ाते हैं और ये पाठ्यक्रम का स्वरूप होता है खासकर भारत में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखो, जीव विज्ञान हमारे दैनिक जीवन कार्यों को विशेष उपयोगी है और अनेक लाभ है, जिसकी महत्ता स्वीकार करके जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग माना जाता है। इसको नोट पॉइंट करके अपने एग्जाम में लिख के आइएगा। ठीक है, देखो इस तरीके का कॉन्सेप्ट आप खुद ही बिल्डअप कर पाओगे जब आप अपने एग्जाम में लिख पा रहे हो। अगर आपके पूछ दिया कि पाठ्यक्रम में जीव विज्ञान का महत्व बताइए, पाठ्यक्रम में जीव विज्ञान का स्थान बताइए, तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करिएगा। कहां से, यहां से कि जीव विज्ञान हमारे दैनिक जीवन के कार्यों में विशेष उपयोगी है और इससे अनेक लाभ हैं। इसकी महत्ता स्वीकार करके हम जीव विज्ञान को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग माना जा रहा है। यहां से शुरुआत करिएगा और ये सारी पॉइंटों को लिख दीजिएगा उसके बाद। ठीक है, तो ये पाठ्यक्रम का उम्मीद करते हैं सारी इसके महत्व क्यों इंपॉर्टेंट है इसको आप लोग समझे होंगे। अब थोड़ा सा जीव विज्ञान की उपयोगिता को समझ लीजिए, इसके इंपॉर्टेंस को समझ लीजिए कि क्या मेरे भाई इसकी उपयोगिता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो अभी इसके पहले क्या पढ़े आप,
पाठ्यक्रम में जीव विज्ञान का स्थान क्या है। अब इसके थोड़ा सा उपयोगिता को पढ़ लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा थोड़ा जानते रहिए। ये पैडागॉजी सब्जेक्ट होते हैं ना, बिल्कुल थ्योरी होते हैं, इसमें ज्यादा कुछ समझाने को नहीं होता, इसमें खुद से पढ़ने पे ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। पर बच्चे बहुत कहते हैं कि सर बायो की क्लास ही करा दो, तो वो हम लोग करा दिए। देखो टीचिंग मेथड समझाने वाली क्लास थी, उसको मैंने समझाया। माइक्रो टीचिंग समझाने वाली क्लास थी, उसको मैंने समझाया। लेसन प्लान समझाने वाली क्लास थी, उसको मैंने समझाया। और ये चीजें थोड़ा सा खुद से पढ़ेंगे आप, तभी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये समझते रहिएगा। आइए इसके थोड़ा सा उपयोगिता के बारे में जानते हैं जीव विज्ञान को। तो जीव विज्ञान के द्वारा हम समस्त जीवों वनस्पतियों के जीवन चक्र का अध्ययन करते हैं। जितने भी मेरे भाई लिविंग है, जितने भी एक तरीके से जीव हैं, वनस्पति हैं, उनके चक्र का, कैसे वो डेली लाइफ में कैसे वो जी रहे हैं, उनका अध्ययन करते हैं हम जीव विज्ञान के माध्यम से। जीवन के लिए उपयोगिता को हम सहज व ज्ञान प्राप्त होता रहता है। यानी जीवन के लिए एक तरीके से हम बैक्टीरिया के बारे में जान गए तो हमारा जीवन सहज हुआ कि नहीं। एक तरीके से हम फंगस के बारे में जान गए, जितने भी तरह तरह के जितने भी सूक्ष्म वनस्पति, सूक्ष्म जीव हैं, उनके बारे में जानेंगे। वो किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल है, किस तरीके से उनकी एक तरीके से मेरे भाई हानिकारक है, मेरी डेमेरिट है, उनको जान जाएंगे तो ये हमारा जीवन को और बेहतर बना सकता है जीव विज्ञान। तो इसका महत्व इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही हम उनसे परिचित होते हैं, उनसे होने वाली हानियों से परिचित हो जाते हैं। जितने भी मान लो यहाँ पे कोई एक कीटाणु है मान लो, तो कीटाणु है मान लो, उसके बारे में अगर हम परिचित हो गए तो उससे दूरी बना लेंगे। तो ये जीव विज्ञान के माध्यम से ही संभव है कि हम उस कीटाणु के बारे में, एक तरीके से उस विषाणु के बारे में जानते हैं और एक तरीके से हम अपने जीवन लाइफ को आसान बना पाते हैं। जैसे विषैले कीट पतंगे पौधे द्वारा होने वाली हानियों से परिचित होने पर हम उनसे बचते हैं, एक तरीके से उनसे बचाते हैं, दूसरों को भी उनसे बचने की सचेत करते हैं या भी सलाह देते हैं। जो भी हमारे लिए हानिकारक हैं, जो भी हमारे लिए विषैले, चाहे कीट पतंगे हो गए, चाहे जितने भी मेरे भाई की कोई भी सूक्ष्म जीव हो गए, वो हमारे लिए अगर यूजफुल नहीं है, एक तरीके से वो हमको वो चोट पहुंचाते या फिर किसी कारण बस वो हमें कष्ट देते, तो हम उनसे दूरियां बना लेंगे और दूसरों को भी उनसे सचेत रहने का एक तरीके से सलाह देंगे। तो ये जीव विज्ञान के माध्यम से ही संभव है। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। जितने भी हैं आपके मेरे भाई विषैले सर्प हो गए, पागल कुत्ते, छिपकली, और ये आप जितने भी गिरगिट वगैरह हो गए, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखते हैं ताकि हमें कोई हानि ना पहुंचा पाए वो लोग। ठीक है। अनेक रोगों की उत्पत्ति के कारण के बारे में जानते हैं, उनसे बचने के उपाय, चिकित्सा के बारे में जानते हैं, उचित ज्ञान का प्राप्त होता है और अपने कल्याण की बात को सोच लेते हैं। ये मुमकिन होता है जीव विज्ञान से। जीव विज्ञान कहने का मतलब हम हमारी हेल्थ से रिलेटेड है, तो जो भी हमारे मेरे भाई हेल्थ को प्रभावित करेगा, हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं बायोलॉजी से और उससे थोड़ी सी दूरी बना के रखते हैं। ये जीव विज्ञान की उपयोगिता में सारी पॉइंटें खुद से आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब जीव विज्ञान के व्यावसायिक उपयोग भी हैं। जैसे जीव विज्ञान के व्यावसायिक उपयोग कौन कौन से हैं? आप मेरे भाई एक चिकित्सक बन सकते हो, एक वैद्य बन सकते हो, जीव विज्ञान का अध्यापक बन सकते हैं, उसके बाद कि स्वास्थ्य निरीक्षक बन सकते हैं। आदि सभी पदों पे आप मेरे भाई एक तरीके से जा सकते हैं। इसका एक तरीके से व्यावसायिक उपयोग भी है, तो इसलिए भी जीव विज्ञान को पढ़ाया जाना चाहिए। चिकित्सक तो इंपॉर्टेंट है, कहते हैं ना कलयुग के भगवान है ये चिकित्सक। कोई भी अगर बीमारी आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, चिकित्सक पास नहीं जाओगे, तो वो आपको सही नहीं होगा, तो उनके पास भी जाना इंपॉर्टेंट है। तो जीव विज्ञान व्यावसायिक उपयोग भी है, इनको भी थोड़ा थोड़ा जानते रहिएगा। ठीक है। चलो, डॉक्टर सहायक के रूप में कार्य करने वाले जो भी पुरुष महिलाएं जीव विज्ञान की शिक्षा से लाभ होता है, इस प्रकार के व्यवसाय के दृष्टिकोण से जीव विज्ञान उपयोगी है। जितने भी मेरे भाई नर्स वगैरह हैं, वो भी जीव विज्ञान के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखते हैं, तो वो जो भी उनके पास जो मरीज हैं, जो भी उनका अच्छे से वो केयर कर सकते हैं, उनके बारे में उनको सचेत कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। चलिए, अब जीव विज्ञान के प्रमुख उद्देश्य, इस पॉइंट वाइज करके इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। छोटी छोटी पॉइंट है। प्रकृति की कार्यशैली को समझना, उनकी एक तरीके से समुचित व्याख्या करना, प्रयोग और अध्ययन द्वारा प्रकृति के नियमों का निर्धारण करना, उसके बाद प्रकृति पर नियंत्रण पाने के लिए आवश्यक प्रयोग करना, परीक्षण लेना, उनसे निष्कर्ष निकालना, यह भी जीव विज्ञान का एक उद्देश्य होता है। प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों की समस्या के निराकरण में उपयोग कर मानव जीवन को उत्कृष्ट बनाना। यानी जो भी प्रकृति में मेरे भाई संसाधन, एक तरीके से साधन उपलब्ध हैं, उनकी जो साधन उपलब्ध है उसमें कौन कौन समस्याएं हैं, उनको दूर करके हमारे जीवन को, मनुष्य जीवन को और एक तरीके से संपन्न बनाना, ये भी जीव विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य होता है। मानव समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को समाज से मुक्त कराना, एक तरीके से जीव विज्ञान के बारे में अगर हमें थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाएगी तो क्या होता है, जो मानव एक तरीके से हमारे समाज में अंधविश्वास है, उनसे मेरे भाई हम दूरियां बनाते हैं और एक तरीके से जो एक तरीके से क्रमबद्धता जिसके अंतर्गत है, उसको सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। ये भी जीव विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं इतना इसके बारे में जानते होंगे। उसके बाद एक चीज और रिकमेंड करना चाहूंगा, इन सब जो भी मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझने के बाद जो ये नोट्स द परफेक्ट टीचर का, उसको लेके एक बार मेरे भाई सेल्फ से पढ़ने का प्रयास करिएगा। सारा कॉन्सेप्ट वहां से और क्लियर हो जाएगा। विभिन्न स्तरों पर जीव विज्ञान की पाठ्यक्रम में जैविक विज्ञान का स्थान क्या है,
तो थोड़ा सा पहले इसे समझिए। जो निम्न प्राथमिक स्तर पर है, तो इसमें देखो क्या होता है, निम्न प्राथमिक स्तर पर जो बालक होते हैं उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति बहुत तेज गति से होती है, उनमें आदतों का निर्माण होता है। तो उन्हें इस तरीके से पढ़ाइए कि उनका वैज्ञानिक ढंग से मेरे भाई कोई चीज का वो निर्णय ले सके, क्योंकि जो 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 आपका एक तरीके से बाल्यावस्था होती है, वो एक तरीके से हम ये कहते हैं कि जो भी आप सिखाते हो उनका एक तरीके से प्रवृत्ति बन जाती है, वो कभी चेंज नहीं होता जल्दी। तो क्या होता है इसमें, ऐसी चीजों बच्चों को पढ़ाओ, एक तरीके से प्रयोग करके कोई ना कोई चीजों को सिखाओ, ताकि वो वैज्ञानिक ढंग से किसी वस्तु का निर्णय ले सके। और जो आपका मेरे भाई कि ये जो आपका प्राथमिक स्तर हुआ, निम्न माध्यमिक स्तर होता है, इसमें बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। तो उन्हें कुछ ऐसे कोई ना कोई चीज क्रिया करके सिखाओ, कुछ ना कुछ निरीक्षण करके बच्चों को सिखाइए, तब वो ज्यादा सीख पाएंगे। ये आपका मेरे भाई माध्यमिक स्तर पर, निम्न माध्यमिक स्तर पर ये प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए विभिन्न स्तर पे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे समझ लो, माध्यमिक स्तर पर क्या होना चाहिए। जो कक्षा 9 से 10 यानी जो उनकी आयु 15 से 16 है, इस स्तर पर तथ्य घटना के संबंध के कारण एवं प्रभाव की विवेचना ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। जो भी इसमें बालक होते हैं, एक तरीके से किशोरा काल उनका होता है, तो उनका एक तरीके से क्या करते हैं, उसमें वो किसी वस्तु के बारे में संवेगात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जुड़ाव दिखाने लगते हैं। तो उन्हें कोई घटना हो गई या फिर कोई तथ्य हो गए, उनको समझने पे ज्यादा कि मेरे भाई आप विशेष बल दीजिए, ताकि वो चीजें ज्यादा सीख पाएंगे। उनको प्रयोग करने का अवसर दीजिए, जो भी वो कार्य कर रहे हैं उनको प्रयोग करने का अवसर दीजिए, ताकि जीव विज्ञान में आप कोई कार्य करवा रहे हो तो प्रयोग करने का अवसर दीजिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा परीक्षण करते हुए चीजों को सीख पाए। ये भी आपका माध्यमिक स्तर पर मेरा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अब माध्यमिक स्तर पर सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं, अभी इतने पॉइंट को आप लोग समझे हो तो ठीक है। आप थोड़ा सा पॉइंट वाइज करके समझ लीजिए क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए माध्यमिक स्तर पर, कि बच्चों की जो विज्ञान को पढ़ाते समय। तो प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर पर जो ज्ञान क्षमता दक्षता प्राप्त की गई है, उसे उसे सुदृढ़ व सुसंगठित बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए माध्यमिक स्तर पर पढ़ाते समय। देखो, जब बच्चों को आप प्राथमिक स्तर पर जो भी चीजें पढ़ाए हो, जो भी मेरे भाई विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाए हो, वो क्या करो, आप जब माध्यमिक स्तर पर बच्चे जा रहे हैं तो उनको उसी का एक रिवीजन कराते हुए सुदृढ़ और सुसंगठित बना दो। एक तरीके से उनको उसमें क्रमबद्धता ला दो, वैज्ञानिक रूप से क्रमबद्धता ला दो, जो चीजें प्राथमिक स्तर पर बच्चे पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए, वैज्ञानिक सिद्धांतों परिकल्पनाओं का व नियमों का एक तरीके से समझाना। जो भी मेरे भाई वैज्ञानिक सिद्धांत है, आप की माध्यमिक स्तर पर जो भी वैज्ञानिक सिद्धांत है, परिकल्पनाएं, नियम है, वो बच्चों को सिखाइए, समझाइए उनको। उसके बाद यांत्रिक आदान प्रदान, विषय समस्या के निदान से भी संबंधित की दक्षता प्रदान करना। एक तरीके से बच्चों को, एक तरीके से मेरे विषय के बारे में जो भी आप विषय वस्तु पढ़ा रहे हो, उसके जो भी समस्या आ रही है उसमें निदान करने के बारे में बच्चों को पढ़ाइए। ये भी इसका इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी चीजें हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद वैज्ञानिक सभा हो गया, वैज्ञानिक मार्ग व दृष्टिकोण का विकास करना। बच्चों के अंतर्गत आप पढ़ा क्या रहे हो, साइंस पढ़ा रहे हो, तो साइंस पढ़ाते समय उसके अंदर वैज्ञानिक स्वभाव, एक तरीके से वैज्ञानिक मार्ग, जो भी दृष्टिकोण है उनको डेवलपमेंट करो, ताकि वो मेरे भाई साइंस से और जुड़ सके और उनका एक तरीके से खुद को रिलेट कर पाए। ये भी इंपॉर्टेंट होता है माध्यमिक स्तर पर पढ़ाने का मेरे भाई एक तरीके से मुख्य उद्देश्य ये भी होता है, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा अगले पॉइंट को समझो, सामाजिक नैतिक आचार संबंधी सौंदर्य मूल्यों का बढ़ाना, ताकि वो व्यक्ति समाज के जीवन को उच्चतर बनाया जा सके। जो भी व्यक्ति है उसके मेरे भाई जीवन को और बेहतर बनाया जा सके। ये तो सभी पॉइंट कॉमन है, इसको आप अपने एग्जाम में अच्छे से लिख के आइएगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चलो, माध्यमिक स्तर पर। उसके बाद वैज्ञानिकों की देन का मूल्यांकन करना। जो भी वैज्ञानिक मेरे भाई एक तरीके से अपना योगदान दिए हैं, वो माध्यमिक स्तर पर बच्चों से उनका मूल्यांकन करवाइए। विज्ञान में संभावित उपयोग के प्रति संवेदना विकसित करना, यानी मेरे भाई जो भी संभावित उपयोग है, जो भी एक तरीके से आप अचीव कर सकते हो, वो बच्चों के अंदर वो डेवलप करो, वो भावना डेवलपमेंट करो कि आप ये चीजें कर सकते हो। तो ये भी माध्यमिक स्तर पर मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पर्यावरण व प्रकृति की सुरक्षा करना, विज्ञान के दुरुपयोग के विरुद्ध चेतना जागृत करना। यानी मेरे भाई आप जो भी पर्यावरण, जो भी इन्वायरमेंट, जो भी हमारा नेचर है, वो बच्चों को बताओ कैसे उसे हम सुरक्षा कर सकते हैं, कैसे उसे सिक्योरिटी दे सकते हैं, और विज्ञान का कैसे दुरुपयोग हम नहीं कर सकते हैं। इस सब चीजों के बारे में बच्चों को बताइए। ये माध्यमिक स्तर पर कुछ उद्देश्य होते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको भी आप अपने एग्जाम में लिख के आइएगा, अगर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो, ठीक है। जितने पॉइंट वाइज बताया उनको एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। अब जीव विज्ञान शिक्षण के कुछ उद्देश्य में अलग से थोड़ा सा पढ़ाने का प्रयास करूंगा। जैसे बच्चों के अंदर सबसे पहले ज्ञानात्मक नॉलेज का मेरे भाई तरीके से ज्ञान देना। जो बच्चों को जीव विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य होता है, बालकों को ज्ञान देना। उसके बाद ये ब्लूम के टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है,
उसके बाद अवबोध या समझना, जब आप ज्ञान दे दिए तो थोड़ा सा उनके बारे में खुद से समझें। इस प्रकार से मेरे भाई बच्चों को ज्ञान दो, तो सबसे पहले ज्ञान बच्चों को बताओगे, उसके बाद अवबोध कराओगे, फिर कुशलता, कोई ना कोई एक स्किल सिखाओगे, फिर उसकी योग्यता के अनुसार उसे मेरे भाई आप सीखने का अवसर देंगे। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके उद्देश्य में। वैज्ञानिक अभिरुचि का विकास करोगे, वैज्ञानिक विधि का विकास करोगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करोगे। ये जितने भी पॉइंट है जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, अगर ये पॉइंट एग्जाम में लिखते हैं तो आपको, अगर मान लो कि ये मान लो अगर आपके ये क्वेश्चंस, अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पर 5 नंबर के क्वेश्चंस है, तो ऐसा नहीं कि आपको 4 नंबर मिलेगा, आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेगा अगर सिर्फ पॉइंट भी लिख दिए तो। क्योंकि आपका एग्जामिनर ये जान जाएगा कि बच्चे कितने डीप में पढ़े हैं। तो जीव विज्ञान शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या हो सकते हैं, हम कह सकते हैं कि बच्चों के अंदर ज्ञानात्मक मेरे भाई विकास करना, उसके बाद अवबोध या फिर समझ का विकास करना, उसको किसी न किसी स्किल का विकास करना, उसके योग्यता के अनुसार मेरे भाई उसका डेवलपमेंट करना, वैज्ञानिक रुचि हो गई, वैज्ञानिक विधि हो गई और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ये जीव विज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होते हैं। इसके बारे में इतना जानते रहिएगा। अब विज्ञान क्लब के उद्देश्य क्या होते हैं, फिजिकल साइंस में ये मैं पढ़ाया हूँ। एक तरीके से विज्ञान क्लब क्या होते हैं, छात्रों में वैज्ञानिक विधि के प्रयोग का आधार वैज्ञानिक अभिरुचि उत्पन्न करना। जो विज्ञान क्लब होते हैं एक तरीके से वहां पे मेरे भाई समूह होता है, साइंस से रिलेटेड चीजों का एक तरीके से समूह होता है। वहां पे बच्चे वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, एक तरीके से वैज्ञानिक अभिरुचि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप कर सकते हैं साइंस क्लब में, विज्ञान क्लब में, ठीक है। उसके बाद छात्रों के दैनिक जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण विकसित करना, एक तरीके से जो भी उनके मेरे भाई डेली लाइफ है उसमें साइंस को आप रिलेट करवा पाओगे, साइंस को जोड़ सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंस क्लब के बारे में। उसके बाद रोचक कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना। अब आप किसमें हो, साइंस क्लब में हो, तो साइंस क्लब में तरह तरह के आविष्कार होंगे, तरह तरह के मेरे भाई नई नई इसमें कि एक तरीके से इनोवेशन होंगे, नवाचार होंगे, तो बच्चे उसमें अपनी रोचक, अपनी तरीके से रुचि उत्पन्न कर पाएंगे। तो ये भी साइंस क्लब की इंपॉर्टेंस हो जाती है, इसको भी समझते हुए रहिएगा। छात्रों में परस्पर सहयोग एवं स्वस्थ प्रतियोगिता का विकास करना। अब कोई बालक अगर किसी भी चीज का निर्माण कर दिया तो वहां पे दूसरा बालक है वो भी देख के निर्माण करेगा, एक तरीके से मेरे भाई दोनों में एक तरीके से हम कहते हैं प्रतियोगिता उत्पन्न हो जाएगी और बेहतर करने का एक तरीके से यहाँ पे जरिया उत्पन्न हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है साइंस क्लब का। जितने पॉइंट बता रहा हूँ इनको एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, नोट से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो अन्वेषात्मक है, जो खोज प्रवृत्ति है, जो रचनात्मक प्रवृत्ति है, जो आविष्कारात्मक प्रवृत्ति है, इनका डेवलपमेंट करना, कि बच्चों के अंदर किसी चीज के बारे में वो कोई भी विषय जब साइंस पढ़ा रहे तो उसके बारे में खोज प्रवृत्ति के भी डेवलपमेंट कर पाए, किसी चीज को कंस्ट्रक्ट कर पाए, उसके रचना भी कर पाए, आविष्कार भी करने की उनकी योग्यता को डेवलप करना, ये साइंस क्लब का प्रमुख उद्देश्य होता है। ये भी इसके बारे में जानते रहना। उसके बाद छात्रों की विज्ञान की नवीनतम प्रगति, उसमें दैनिक विज्ञान के उपयोग से परिचित कराना, छात्रों की निरीक्षण शक्ति का विकास करना, दूसरे विज्ञान कल्पों के से संपर्क स्थापित करना, उनके साथ सूचनाओं क्रिया का विनिमय करना, ट्रांसफर करना, ये भी मेरे भाई प्रमुख उद्देश्य हो जाता है साइंस क्लब का। तो इंपॉर्टेंट ये सारी पॉइंट है, इसको एक बार अच्छे से लिख लेगा। जो विज्ञान में सहायक सामग्रियां, इसको मैं कहूंगा जो मैं एडुअल वीडियो वाली क्लास है उनको एक बार जाके पढ़िएगा कि जो विज्ञान में कौन कौन सी सहायक सामग्रियां होती है, यानी पढ़ाने समय कौन कौन सी हमें ऐसी सहायक सामग्रियां होनी चाहिए जो विज्ञान को हम और आसानी से बच्चों के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं, ये होती सहायक सामग्रियां। तो इसे एडुअल वीडियो वाली क्लास जाके देखेगा, वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा सा उपलब्धि परीक्षण और मेरे भाई निदात्मक परीक्षण के बारे में पूछ लेता है। यहाँ पे थोड़ा सा ये अच्छे से समझिएगा क्योंकि अचीवमेंट और डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या अंतर होता है। सबसे पहले समझो उपलब्धि परीक्षण क्या होता है। तो इसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि छात्र किस विषय में कितनी योग्यता है। देखो, जब आप इसमें उपलब्धि प्राप्त करो तो उपलब्धि में सिंपल सा फंडा है कि मेरे भाई छात्र की उपलब्धि के बारे में जानोगे कि किसी विषय के बारे में छात्र की योग्यता क्या है, ये उपलब्धि परीक्षण है। और इसी योग्यता का मान लो आप जान रहे कि बच्चों की योग्यता क्या है, उसमें जो कमियां रह गई उसका जब निदान कर दोगे तो वो निदानात्मक परीक्षण हो जाएगा। देखो ध्यान समझना, उपलब्धि परीक्षण में हम क्या करते हैं, जो भी छात्र की योग्यता रहती है उसको जानते हैं। अचीवमेंट टेस्ट ये है, और ये मेरे भाई डायग्नोस्टिक टेस्ट है, तो इसमें जो भी बच्चों की कमियां रहती उनको दूर किया जाता है। ठीक है, ये मेरे भाई होता है निदात्मक परीक्षण। बाकी ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इन परीक्षणों का विषय क्षेत्र व्यापक होता है। जो उपलब्धि परीक्षण होते हैं ये सभी विषय वस्तुओं के बारे में जानकारी करने के बाद ही लास्ट में हम निष्कर्ष दे पाते हैं। तो इसका मेरे भाई जो होता है एक तरीके से क्षेत्र व्यापक होता है। और जो निदात्मक होता है कि हम किसी वस्तु के बारे में ही तो इसका एक तरीके से निदान कर रहे हैं, इसका क्षेत्र एक तरीके से संकीर्ण हो जाता है। हम निदात्मक क्षेत्र कहते हैं, क्षेत्र संकीर्ण हो जाता है। इन परीक्षणों को कक्षा के प्रत्येक छात्र उत्तर दे सकते हैं, और ये परीक्षण केवल ऐसे छात्र के लिए है जो कक्षा में ठीक प्रकार से
प्रगति नहीं कर पाते हैं। जो छात्र किसी कारणवश मेरे भाई कोई विषय वस्तु को सीख नहीं पा रहे तो उनका हम निदात्मक परीक्षण करेंगे और उपलब्धि परीक्षण करने के लिए हम सभी छात्रों से क्वेश्चन आंसर करते हैं ताकि वो बता पाए कि वो मेरे भाई किसी वस्तु के बारे में कितना सीखे कितना नहीं सीखे। बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, जब भी एग्जाम पॉइंट में जाइएगा एग्जाम हॉल में तो उससे पहले रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब जीव विज्ञान और भौतिक शास्त्र में क्या संबंध होते हैं, रसायन शास्त्र में क्या संबंध होते हैं, छोटे छोटे पॉइंटों में इसको जानते रहो। देखो जैसे संबंध के हम बारे में ये कह सकते हैं, जो जीव विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों प्रत्ययों तथ्यों को अध्ययन भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स जो हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उसके ज्ञान के अभाव में समझ नहीं सकते। तो इन तीनों में एक तरीके से रिलेशन होता है। जैसे अब पाचन क्रिया में भोजन के तत्व जो पाचक रस होते हैं उनको मेरे भाई भोजन के तत्वों का पाचक रस दोनों ही रसायन शास्त्र के केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार जो प्रकृति में नाइट्रोजन हो गए, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, ऑक्सीजन हो गए, आदि चक्रों का अध्ययन रसायन शास्त्र जीवन में कि मेरे भाई रसायन शास्त्र में होता है, यानी एक तरीके से केमिस्ट्री वगैरह में होता है। ये जीव विज्ञान का भी पार्ट है, रसायन शास्त्र का भी पार्ट। तो दोनों में एक रिलेशनशिप होता है। कहने का ये साफ साफ मतलब है कि जो कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो हम बायो में भी यूज करते हैं और रसायन में भी यूज करते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद पौधे में जो भी आप प्रकाश संश्लेषण हो गया, आग की कार्य विधि हो गई और तरह तरह के जितने भी मेरे भाई विभिन्न तत्वों का स्पष्टीकरण भी एक तरीके से भौतिक विज्ञान के अभाव में हम नहीं कर पाएंगे। तो तीनों में एक तरीके से इंपॉर्टेंट मेरे भाई संबंध होता है। जीव विज्ञान में भी, भौतिक विज्ञान में भी और रसायन विज्ञान में एक दूसरे के बिना सब अधूरे हैं। तो इसको अच्छे से समझते रहेगा। अध्यापक को क्या प्रयास करना चाहिए विषय वस्तुओं को पढ़ाते समय कि जहां तक हो सके एक दूसरे विषय से सह संबंध स्थापित करते हुए अध्ययन कराना चाहिए कि बच्चों को जो कुछ भी पढ़ाओ उसमें थोड़ा बहुत मेरे भाई फिजिक्स भी, बायो भी और एक तरीके से केमिस्ट्री, तीनों चीजों का समावेशित होना चाहिए, समावेश होना चाहिए। इस तरीके से बच्चों को पढ़ाइए। ठीक है, चलिए उसके बाद जीव विज्ञान और गणित में भी संबंध होता है। जैसे जब आप मेरे भाई इसमें आगे चीजों को पढ़ोगे, अनुवांशिक और वंश जो बच्चे पढ़ के आए होंगे, तो ये क्या होता है, ये परंपरा के सिद्धांतों को समझने के लिए गणित की सहायता ली जाती है। जैसे भी आप ये अनुवांशिकता का निर्धारण करते हो, एक्स वाई एक्सेस ये कि मेरे भाई कि ये फीमेल मेल, तो इन सब का गणितीय परंपरा का भी आप सहायता लेते हो और जितने भी सूक्ष्म यंत्र हो गए उनका एक तरीके से कैलकुलेशन करने के लिए आप गणित का तो उपयोग करते हो। तो इन दोनों में भी संबंध एक तरीके से अच्छा होता है गणित में और जीव विज्ञान में। इतना इसके बारे में आप लोग जानते रहेगा। अब थोड़ा सा पर्यावरण के बारे में जान लो। पर्यावरण क्या होता है, तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर परि और आवरण। एक तरीके से हम कहते हैं जो हमारे हमें जो चारों तरफ से यानी पृथ्वी को जो चारों तरफ से घेरा हुआ है उसे हम इन्वायरमेंट कह सकते हैं, उसे भी हम पर्यावरण कह सकते हैं। हमें जो चारों ओर से ढके रहने की परत को हम जलवायु, प्रकृति, पर्यावरण को कि वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। यानी जो मेरे भाई जितने भी इन्वायरमेंट क्या है, जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, एक तरीके से वह आवरण जो हमें बाहरी परतों से ऊपरी परत से घेरे हुए है उसे हम इन्वायरमेंट कह सकते हैं। इसकी डिफिनेशन देते हुए सिरोकिन इसके बारे में क्या कहते हैं कि भौगोलिक पर्यावरण का संबंध ऐसी प्राकृतिक दशाओं से है जो मनुष्य से प्रभावित हुए बिना अपना कार्य करते रहते हैं। जो आपके मेरे भाई भौगोलिक पर्यावरण ये मनुष्य से प्रभावित हुए बिना अपना कार्य करते रहते हैं। इन्वायरमेंट में आप बारिश होगी ही होगी, उसके बाद जो भी मेरे भाई जल चक्र है वो तो कंप्लीट होंगे ही होंगे, वर्षा होंगे। तो ये सारे जो भी ये मनुष्य के जो भी कार्य हैं उनसे प्रभावित हुए बिना अपना कार्य करते हैं। लेकिन आज के फिलहाल के हाल में क्या है कि मनुष्य भी इन्वायरमेंट को प्रभावित करता ही जा रहा है समय समय पर। तो मेरे भाई ये इसका एक तरीके से कोटेशन हो गया इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट को हम सीधे सीधे सिंपल में कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट प्रकृति का वह हिस्सा है जो हमें चारों ओर से घेरा हुआ, जो हमारे चारों ओर जो भी उपस्थित है वो हम इन्वायरमेंट के पर्यावरण के अंदर में उसे रह सकते हैं। अब जीव विज्ञान की प्रयोगशाला क्या होती है, तो जीव विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों, तत्वों, प्रक्रियाओं आदि मानव सभ्यता का विकास के लिए एक आवश्यक अंग है मेरे भाई प्रयोगशाला। इसमें आप जो भी कुछ सीखते हो, जो विज्ञान से रिलेटेड चीजों को सीखते हो, इसके प्रयोगशाला में यहाँ पे तरह तरह के जीव विज्ञान संबंधित तथ्य होते हैं, इनको आप लोग सीखते हो। अब जब जीव विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण करते हो तो कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए, एग्जाम में अपने लिख दीजिएगा। छात्रों की संख्या, ऐसा नहीं कि छात्र में मान लो क्लास में 90 हो गए, 100 बालक हो गए प्रयोग करते हुए, नहीं, इनको शिफ्ट में बांट दो कि आज आपका मंडे को होगा मान लो ए ग्रुप का, आपको मेरे भाई ट्यूसडे को होगा बी ग्रुप का। तो तरह तरह के बच्चों को 10-10, 15-15 के ग्रुप में बच्चों को बांट दो। तो छात्रों की संख्या को भी ध्यान में रखा जाए जब विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण करते हो, चाहे फिजिकल साइंस, चाहे बायोलॉजी, चाहे केमिस्ट्री का, तो छात्रों की संख्या का ध्यान रखा जाना चाहिए। उसके बाद प्रत्येक छात्र के लिए आवश्यक स्थान, जो भी छात्र होते मेरे भाई उनके लिए उनको एक सीट अलॉट कर दो कि आप इस सीट पे मेरे भाई या फिर आप इस मेज नंबर पे अपना जो भी प्रयोग करोगे, ताकि अगली बार जब वो आए तो वहां पे रिलेटेड अपने जितने भी जहां छोड़ के गए हैं वहीं से रीस्टार्ट कर पाए। तो उनके लिए प्रत्येक स्थान का एक तरीके से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उसके बाद प्रयोगशाला में प्रयुक्त विभिन्न उपकरण,
जितने भी मेरे भाई प्रयोगशाला में इंपॉर्टेंट उपकरण है उनकी भी आवश्यकता होती है, तो उनको सुनिश्चित करो कि प्रयोगशाला में वो भी होने चाहिए। तो 3 पॉइंट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रयोगशाला के निर्माण में। छात्रों की संख्या, प्रत्येक छात्रों के लिए आवश्यक स्थान, प्रयोगशाला में प्रयुक्त विभिन्न उपकरण। उम्मीद करते हैं जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ बस ये चीजें आप समझ लो। जीव विज्ञान शिक्षण में हमें एक तरीके से जीव विज्ञान को पढ़ाते कैसे हैं, जीव विज्ञान के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसके डेली लाइफ में यूज कैसे करते हैं, बस यही पढ़ना है। तो इसको आप थोड़ा सा बहुत खुद से तैयार करेंगे तो सारी चीजें आपको मेरे भाई तैयार हो जाएंगी। इसको अच्छे से समझ के आइएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद पुस्तकालय क्या होता था, हम कह सकते हैं जो पुस्तकालय होती है वो विद्यालय का हृदय होती है। एक तरीके से मेरे भाई क्लास में क्या होता है, जैसे आप मान लो अभी आपको कहीं जाना है तो आपका हृदय क्या होगा, आपकी बाइक होगी। उसी प्रकार अगर क्लास में आप किसी किसी विषय वस्तु को पढ़ाना चाहते हो तो मेरे भाई आपके साथ सहायक सामग्री के रूप में पुस्तक होनी चाहिए, एक तरीके से पुस्तक होनी चाहिए। और वो पुस्तकालय का एक संग्रह कहाँ होगा, तो पुस्तकालय में होगा, लाइब्रेरी में होगा। तो इसी प्रकार आप कह सकते हो जो आपका पुस्तकालय होता है वो विद्यालय का हृदय होता है। तो विद्यालय यानी बच्चे कहाँ पे जाके मेरे भाई स्टडी कर सकते हैं और गहन में, तो वो होता है पुस्तकालय, वो होता है लाइब्रेरी। इसमें मेरे भाई अच्छे से इसके बारे में आप लोग जानते रहिएगा। अब देखो ध्यान समझना, संक्षेप में पुस्तकालय में छात्रों में बौद्धिक जो विकास होता है निम्न प्रकार से सहायक है। यानी जो आपका लाइब्रेरी है वो बालकों के बौद्धिक विकास में किस प्रकार सहायक है उसको समझ लो। यह शिक्षक को जीव विज्ञान विषय व अन्य विषयों से की पारस्परिक संबंध स्थापित करने, समन्वय करने की सामग्री प्रदान करता है। जो भी आपका लाइब्रेरी है वहाँ पे तरह तरह के विषय वस्तु दी गई है, तो जो अध्यापक हो गए, छात्र हो गए, वो सब मेरे भाई उस विषय वस्तु के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं लाइब्रेरी में। इतना इसके बारे में जानते रहेगा। हम लाइब्रेरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, पुस्तकालय के बारे में। जीव विज्ञान विभिन्न छात्रों में हुई नवीन शोध और छात्रों और अध्यापकों को परिचित कराते हैं। यानी कि जो भी साइंस वगैरह है, जो भी बायोलॉजी है, जो भी फिजिक्स है, जो भी केमिस्ट्री है, उसमें जो भी नए नए शोध हैं तो वो लाइब्रेरी में वो शोध, वो पुस्तक, वो तथ्य रहते हैं। तो अध्यापक भी उसे पढ़ सकते हैं, जो भी छात्र अध्यापक हैं, उसके बाद छात्र हैं, जो भी अध्यापक साहब हैं, वो सारी चीजों को पढ़ सकते हैं लाइब्रेरी में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पुस्तकालय में, ठीक है। चलिए, बाकी जितने पॉइंट है इसको आप लोग अच्छे से समझ लेना। छात्रों को स्व अध्याय, मनन, विवेचन करने की शक्ति का विकास करता है। जो भी ये होते हैं छात्रों में मौलिक विचारधाराओं का प्रोत्साहन करते हैं, स्वयं कोई चीज पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, अवकाश का सदुपयोग करते हैं। सदुपयोग का साधन यानी मान लो छुट्टी वगैरह हो गई तो लाइब्रेरी से आप बुक वगैरह ले जाके अपने घर पे भी पढ़ सकते हो, या फिर कोई क्लास खाली वगैरह है मेरे भाई, कोई क्लास अगर मान लो नहीं भी चल रही है तो आप जाके लाइब्रेरी में कोई विषय वस्तु को पढ़ सकते हो। ये भी इसका इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, ठीक है। अब इतना पढ़ लिए ना, देखो क्या होता है पर्पज, ये हम पढ़ रहे हैं पैडागॉजी। पैडागॉजी में जितनी रहती है भैया टोटल थ्योरी रहती है, टोटल थ्योरी रहती है। एक तरीके से इसमें हम लोग बस समझने की आवश्यकता है इसे हम कैसे समझते हैं। अब जो इसमें समझाने वाली पॉइंट होती है पैडागॉजी में वो होता है माइक्रो टीचिंग। तो इस पे मैं अच्छे समझाऊंगा। ये जो पर्ची आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, ये जो पर्ची आपके साथ शेयर कर रहे हैं ना, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। माइक्रो टीचिंग हो गया, ऑडियो विजुअल लेसन प्लान के टीचिंग मेथड और ब्लूम टेक्सोनॉमी। जो बच्चे, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो बच्चे द परफेक्ट स्टडी का नोट्स लिए हैं वो जाके टेलीग्राम पे इन सबका नोट्स ले लीजिएगा, क्योंकि हर टीचर का अपना पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है। मैं नोट्स को मेरे भाई बिल्कुल लेंथी नहीं बनाता हूँ, बस वही नोट्स में डालता हूँ जो इंपॉर्टेंट होता है। बाकी ये सब अलग से टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया हूँ, तो ये सब अच्छे से पढ़ लेना। आप अगर मान लो आप कि बायो पैडागॉजी पढ़ रहे हो तो उसमें ये जो जितने भी पार्ट है ये मान लो 60% अपना रोल प्ले करेंगे और 40% आज जो क्लास पढ़े हो यहाँ से हेल्प हो जाएगा। तो माइक्रो टीचिंग हो गया, ऑडियो विजुअल लेसन प्लान, टीचिंग मेथड, ब्लूम टेक्सोनॉमी, इन सब चीजों के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लेना। जो भी ब्लूम टेक्सोनॉमी को तो अच्छे से पढ़िए लीजिएगा, इसको अच्छे से लिख के आइएगा अपने एग्जाम में। तो उम्मीद करते हैं सारे पॉइंट को समझे होंगे। और एक बात और, अगर जो आपका मेरे भाई और अच्छे से ये कि इसको समझना चाहते हैं कि आपके जो भी ये पढ़े हो बायो पैडागॉजी उसको अच्छे से समझना चाहते हो, तो ये 99 रुपए फीस करके इस नंबर पे पे करके आप लोग इसका कंप्लीट नोट्स ले सकते हो। बायोलॉजी का, फिजिकल साइंस का, मैथमेटिक्स का, हिंदी का, जो भी आप पैडागॉजी चूज के उसके नोट्स ले सकते हो। 99 रुपए में चारों पेपर के नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए, और यदि अभी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं आप तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। जो ऊपर अभी पर्ची दिखाया था वो सारे नोट्स टेलीग्राम पे है, स्क्रॉल करके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, द परफेक्ट स्टडी को सपोर्ट करने के लिए, प्यार करने के लिए, पढ़ने के लिए यहाँ से सभी का मेरे भाई धन्यवाद। इतना बिलीव करने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन में की दुनिया में इतना बिलीव बना कोई रख पाता है वो बहुत बड़ी बात होती है। और आप ऐसा बिलीव दिए हो, ये मैं इसके लिए बहुत सौभाग्यशाली हूँ। और मेरे भाई ये बटन को ना क्लिक कर लिया करो, कोई भी मैं क्लास डालता हूँ तो आपको क्या होगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसको क्लिक करके हिट कर दिया करो, ठीक है। चलिए, और सब्सक्राइब तो कर ही लिया होंगे, नहीं किए तो आप कर लीजिए। और थोड़ा बहुत इसको मेरे भाई शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिए। हम लोग बायोलॉजी पैडागॉजी डिस्कस करने का प्रयास किए हैं सारी चीजों को, ठीक है।
चलो, सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करने का प्रयास किए मेरे भाई। उम्मीद करते हैं सारी चीज आपको समझ में आ भी गई होगी। और अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं इसका रिवीजन कराना चाहूंगा, चीजों को बताना चाहूंगा। ये पूर्ची से ही बता देता हूँ। देखो, आप पेडागोगी में जो ऊपर बताया उन सब चीजों को पढ़ लीजिएगा। उसके साथ साथ माइक्रो टीचिंग, ऑडियो विजुअल लेसन प्लान, टीचिंग मेथड, इन सब चीजों को कवर कर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, जहां भी रहिए सेफ और सुरक्षित रहिए। और नोट्स लेने के लिए आपको इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप नोट्स लेने के लिए इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। ये द परफेक्ट स्टडी का मेरे भाई नंबर है, तो इस पे आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, जहां भी रहिए सेफ और सुरक्षित रहिए। सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम, जितने भी यहाँ पे बड़े भाई बंधु जुड़े हैं। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।